राहुल पढ़ाई में हमेशा अच्छा था। मास्टर जी ने जिनका नाम विश्वनाथ कमल था, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे शहर भेजा था ताकि वह अपनी मंजिल हासिल कर सके। शहर पहुंचते ही राहुल की जिंदगी तेज रफ्तार सी हो गई थी। छोटे से गांव के माहौल से निकलकर राहुल अब जब शहर के एक बड़े हॉस्टल में आया तो उसे वहां कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ना ही कोई उससे दोस्ती कर रहा था। उसने भी सोच लिया था कि वह यहाँ पर दोस्त बनाने नहीं बल्कि अपने पिता का सपना पूरा करने आया है। इसीलिए उसने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने अंदर भावनाओं के उठते तूफान को उसने बड़ी मजबूती के साथ दबा दिया और फिर वह लग गया अपनी पढ़ाई में। हॉस्टल पहुंचने के बाद उसे अपने पिता की हालांकि याद बहुत आ रही थी। कुछ दिन तो यूं ही गुजरे, फिर जाकर उसका एक दोस्त बना जो कि उसका रूममेट भी था। घनश्याम से राहुल की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अभी राहुल कॉलेज के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसने देखा कि हॉस्टल का एक कर्मी उसे एक चिट्ठी देकर गया है। यह चिट्ठी उसके गांव से आई थी, उसके पिता ने भेजी थी। राहुल ने बड़े प्यार से उसे खोला, तभी उसे अपने दोस्त घनश्याम की आवाज़ सुनाई दी। जल्दी करना राहुल, किस काम में लगा है? पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं कॉलेज के लिए। लेकिन राहुल ने कहा, नहीं, एक बार पहले मैं चिट्ठी पढ़ लूँ। मेरे पिता ने मेरे लिए चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में लिखा था, बेटा राहुल, बहुत सारा प्यार। अपना अच्छे से ध्यान तो रख रहे हो ना? मेरी फिक्र तुम ना करना, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। बस सोचता हूँ कि कब तुम कामयाब होकर लौटोगे। मन लगाकर पढ़ाई करना। चिट्ठी पढ़ते ही राहुल की आंखें भर आई थी। फिर उसने अपनी भावनाओं को संभाला और अपने कॉलेज की तरफ निकल गया। धीरे धीरे कई महीनों तक चिट्ठियों के आने जाने का सिलसिला चलता रहा। जब कभी राहुल को समय मिलता, वह भी अपने पिता को जवाब में एक चिट्ठी लिख देता। क्योंकि शहर गांव से काफ़ी दूर था और राहुल के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह जल्दी से अपने गांव जाता और फिर पढ़ाई का नुकसान होता। वह अलग, अब तो उसने एक पार्ट टाइम जॉब भी कर ली थी, इसीलिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे राहुल और भी ज़्यादा व्यस्त होता चला गया। कॉलेज के बाद वह पार्ट टाइम जॉब करता और रात में फिर से अपनी पढ़ाई करता। मुश्किल से 5 से 6 घंटे वह सो पाता था। बाकी का समय वह मेहनत करने में गुजार देता था। अब तो कामयाब होना और ऊंचाइयों को छूना उसका एक जुनून सा बन गया था। धीरे धीरे राहुल का हाल ये हो गया था कि अब तो जब उसके पिता की चिट्ठी आती तो वह चिट्ठी को रख देता कि बाद में पढ़ लूँगा। राहुल अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था। सुबह कॉलेज, शाम को पार्ट टाइम नौकरी और रात को लाइब्रेरी। वह इतना व्यस्त रहता कि कभी कभी खाना भी किताबों के बीच में खा लेता। उधर मास्टर जी हर 2-4 दिन में चिट्ठी भेजते, लिखते, राहुल ख्याल रखना, फिर कभी समय मिले तो जवाब ज़रूर देना, और कभी तेरी पसंद के पराठे बनाए थे तो याद बहुत आता है। लेकिन राहुल हर बार सोचता, अभी काम बहुत है, बाद में पढ़ता हूँ। धीरे धीरे उसने पिता की चिट्ठियाँ पढ़ना लगभग बंद कर दिया और सोचता, पिताजी समझ जाएंगे कि मैं व्यस्त हूँ। राहुल जिस मकसद से शहर आया था वह मकसद तो उसने काफ़ी हद तक हासिल कर लिया था, लेकिन इस सब के बीच वह ये बिल्कुल भूल चुका था कि कुछ होने से पहले वह एक पिता का एक बेटा है, जिसकी खातिर आज वह यहाँ पर है। वह अपने मकसद के आगे सब कुछ भूल चुका था, अपने पिता को, उनके प्यार को, उनकी कुर्बानियों को। वह तो बस दिन रात एक कर कुछ बनने में लगा था। दूसरी ओर मास्टर जी हर शाम दरवाजे पर चारपाई डालकर बैठ जाते। लोग आते जाते उनके पास बैठते, उनसे बातें करते और फिर उठकर चले जाते। लोगों को लगता था कि वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए वहाँ बैठते हैं, लेकिन असल वजह ये नहीं थी। वह दरअसल वहाँ बैठते थे अपने बेटे के इंतज़ार में। वह सोचते थे शायद आज राहुल आए, पर वह नहीं आया। फिर एक दिन राहुल के हॉस्टल से किसी का फ़ोन आया। यह मास्टर जी का कोई पड़ोसी था। पहले तो राहुल को अजीब लगा कि पिताजी की जगह कोई पड़ोसी क्यों कॉल कर रहा है। वह जल्दी से फ़ोन की तरफ गया, लेकिन जो बात पड़ोसी ने राहुल से कही वह सुनकर तो राहुल के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। पड़ोसी ने राहुल से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो राहुल, तुम अभी तुरंत ही गांव चले आओ। तुम्हारे पिता, क्या हुआ पिताजी को? पड़ोसी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राहुल ने बेचैनी से पूछा। वह राहुल, बात ऐसी है कि मास्टर जी 3 दिन से लापता हैं।
यह सुनते ही राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को कितना अकेला छोड़ दिया। यह सुनते ही उसे एक ज़ोरदार झटका लगा। वह तो बोलना ही भूल गया था, बस इतना कह पाया, और आप मुझे अब बता रहे हैं। इससे पहले कि पड़ोसी कुछ कह पाता, राहुल ने फ़ोन वहीं पर पटका और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भागा। जल्दी से अपना बैग पैक किया और फिर गांव की तरफ निकल पड़ा। हॉस्टल में बिना किसी से कुछ कहे सुने ही वह वहां से निकल आया था। बस गेट कीपर को बोल गया था कि मैं अपने गांव जा रहा हूं, और आज वह 5 साल बाद गांव की ओर भागा। ठंडी शाम थी। गांव के बाहर का पुराना कुआं हवा में जैसे कराह रहा था। गांव पहुंचते ही पड़ोसी दौड़कर आए। बोले, राहुल, पता नहीं मास्टर जी कहाँ चले गए हैं। किसी ने उन्हें कहीं जाते हुए देखा भी नहीं। 3 दिन से नहीं मिले। पहले दिन तो किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरे दिन सोचा स्कूल में ही होंगे, काम ज़्यादा होगा। लेकिन आज जब तीसरा दिन हुआ तो हमने उन्हें घर के अंदर ढूंढा और फिर गांव में सब जगह ढूंढ लिया, पर वे कहीं नहीं मिले। हमने इसीलिए पहले तुम्हें कॉल की। अब हमें थाने चलना चाहिए ताकि पुलिस उन्हें ढूंढ सके। सब लोगों की बातें सुनकर राहुल परेशान हो उठा था। उसे अपने पिता की बहुत चिंता हो रही थी। राहुल का दिल धड़कने से भी जैसे इनकार करने लगा। वह घर के अंदर दौड़ा, मगर अंदर अंधेरा और टेबल पर मास्टर जी की टूटे चश्मे की फ्रेम और एक डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली, पहला पन्ना पढ़ा। राहुल शायद मुझसे नाराज़ है, पर मैं रोज़ दरवाजे पर बैठता हूँ। शायद आज वह आए। राहुल की आंखें भर आईं। दूसरे पन्ना, आज किसी ने मेरे आंगन में पत्थर फेंका, शायद गलती से होगा। तीसरा पन्ना, राहुल को बताऊंगा, घर के पीछे से कोई मुझे देखता है। कौन है ये आदमी। चौथा पन्ना, आधा फटा हुआ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो राहुल घर के पुराने बक्से में। इससे आगे कुछ नहीं था। राहुल घबरा गया और दौड़कर स्टोर रूम पहुंचा। पुराना बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी चिट्ठी, एक एफडी और एक कागज़ था जिस पर लिखा था, मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए। राहुल रो पड़ा। फिर उसे एक काली नोटबुक दिखी जिसमें लिखा था, उस आदमी ने मुझे फिर देखा। शायद उसे लगता है मेरे पास कोई सबूत है। मैं राहुल पर बोझ नहीं डालना चाहता, पर अगर कुछ हो जाए तो लोग समझ जाएंगे ये हादसा नहीं था। राहुल का खून खौल उठा। वह घर के पीछे जंगल की तरफ गया। वहाँ अंधेरे में से आवाज़ आई, शोर मत कर, वरना तेरे बाप जैसा हाल कर दूंगा। राहुल मुड़ा। अंधेरे में एक आदमी चाकू लिए खड़ा था। राहुल चिल्लाया, तूने मेरे पिताजी को क्या किया। वह बोला, तेरे बाप ने स्कूल की ज़मीन मुझसे बचाई। बहुत अकड़ू था। मैं उसे सबक सिखाने गया था, पर वह भाग गया। पता नहीं कहाँ छुपा है। राहुल उसके ऊपर टूट पड़ा। काफ़ी देर तक दोनों में हाथापाई होती रही। इसी बीच कुछ गांव वाले जंगल में राहुल का पीछा करते हुए पहुंच चुके थे। सबने मिलकर उस आदमी को दबोच लिया और उससे पूछा कि मास्टर जी कहाँ हैं, पर उसने कुछ नहीं बताया। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया कि पुलिस की मार पड़ते ही यह सब कुछ सच सच उगल देगा। पुलिस भी उससे पूछताछ कर रही थी, और फिर अगली सुबह पुलिस ने मास्टर जी को जंगल के दूसरी तरफ बेहोश हालत में पाया। 3 दिन से वह सिर्फ पानी और पत्तों के सहारे जिंदा थे। उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। अपने पिता को इस हालत में देखकर राहुल से सहन नहीं हो रहा था। अस्पताल में राहुल उनके पास पहुंचा, और जैसे ही मास्टर जी की आंखें खुली, उन्होंने राहुल को देखा, मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था मेरा बेटा आएगा। राहुल उनके सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा, और उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में कोई रिश्ता इतना गहरा नहीं जितना एक पिता का अपने बेटे के लिए होता है, चाहे बेटा कितनी भी दूर चला जाए। और राहुल तब समझ पाया कि शहर की चमक में खोकर उसने जो दूरी बना ली थी, वह दूरी पिता के दिल में कभी नहीं आई थी। पिता तो हर बारिश, हर आंधी, हर रात उसे ही याद करते रहे। गांव के हर मोड़ पर उसकी खुशबू ढूंढते रहे। अस्पताल के कमरे में बैठे हुए राहुल ने मास्टर जी का हाथ और कसकर पकड़ लिया और मन ही मन वादा किया कि अब कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। बाहर सूरज उग रहा था और गांव की हवा में पहली बार राहत की गर्माहट थी, जैसे खुद आसमान ने ये कह दिया हो कि पिता और बेटे का रिश्ता टूटता नहीं, बस कभी कभी थक कर थोड़ा धीमा पड़ जाता है, पर वह हमेशा जिंदा रहता है, हमेशा लौट आता है। अस्पताल से वापस लौटने के बाद गांव में जैसे एक नई रोशनी उतर आई। लोग मास्टर जी को देखकर खुश थे,
हर कोई कह रहा था कि गांव की किस्मत अच्छी थी जो मास्टर जी मिल गए। राहुल अब हर समय अपने पिता के साथ ही रहने लगा था। जब भी वह उन्हें चलते समय थोड़ा डगमगाते देखता तो तुरंत उनका हाथ पकड़ लेता। मास्टर जी मुस्कुराकर कहते, मैं ठीक हूँ राहुल, बस 3 दिन की थकान है, डर मत। पर राहुल अपनी आंखें झुका लेता, क्योंकि उसका दिल अभी भी उस डर और उस पछतावे से भरा था जो उसने अकेले में महसूस किया था। गांव के लोग अक्सर शाम को घर के बाहर जमा होते और कहते, राहुल, तेरा आना गांव के लिए बहुत अच्छा हुआ, अब यहाँ की हवा भी बदल गई है। राहुल बस इतना कहता, बस मेरे पिताजी ठीक रहें, मेरे लिए यही बहुत है। राहुल ने उन दिनों का हर पल याद किया जब उसने पिता को चिट्ठियाँ पढ़ना बंद कर दिया था, जब उसने सोचा था कि पिताजी समझ जाएंगे कि वह व्यस्त है, लेकिन अब उसे समझ आया था कि पिता कभी शिकायत नहीं करते, सिर्फ इंतज़ार करते हैं। कुछ दिन बाद मास्टर जी की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा था कि कमज़ोरी ज़्यादा है, लेकिन ख़तरा टल चुका है। राहुल हर रात उनके सिरहाने बैठकर किताबें पढ़ता, ताकि उनके सोते समय उन्हें ये एहसास हो कि उनका बेटा यहीं उनके पास है, अब वह दूर नहीं है। मास्टर जी कई बार रात को आंखें खोलते और देखते कि राहुल सिर नीचे किए पढ़ रहा है। वह चुपचाप मुस्कुरा देते। एक शाम मास्टर जी ने कहा, राहुल, अगर तुम चाहो तो अपना शहर वाला काम फिर से शुरू कर सकते हो, मैं अब ठीक हूँ। राहुल ने धीरे से कहा, नहीं पिताजी, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा। आपने मेरी पढ़ाई के लिए जो सपने देखे थे, मैं वह सपने आपके साथ रहते हुए भी पूरे कर सकता हूँ। मास्टर जी ने भावुक होकर आंखें बंद कर लीं और बोले, बेटा, सपने अकेले के लिए नहीं होते, उनमें घर, परिवार और रिश्तों का हिस्सा भी होता है। लेकिन मैं खुश हूँ कि तूने अपने पिता को अपनी ज़िंदगी में फिर से जगह दी। इसी बीच गांव में चुनाव आने वाले थे और स्कूल की ज़मीन जिसने सारी मुसीबत खड़ी की थी, उस ज़मीन को बचाने के लिए गांव वाले मास्टर जी के पास आए। बोले, मास्टर जी, आप फिर से स्कूल में हेड पद संभाल लीजिए, आपकी ज़रूरत है। गांव में बच्चों की पढ़ाई खतरे में है। मास्टर जी ने राहुल की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हों, बेटा क्या करूं? राहुल ने उनके हाथ थाम कर कहा, पिताजी, यही तो आपकी असली जगह है, मैं आपके साथ रहूंगा, आप चिंता ना करो। अगले दिन मास्टर जी स्कूल पहुंचे। बच्चों ने उन्हें देखकर तालियां बजाईं। पुरानी कक्षाओं की दीवारें जैसे खुद बोल उठीं। आखिरकार अपने गुरु वापस आ गए हैं। राहुल भी स्कूल में उनके साथ बैठने लगा था। वह बच्चों का होमवर्क जांचता और मास्टर जी के साथ स्कूल की पुरानी फाइलें उठाकर रखने लगा। गांव के लोग कहते थे, मास्टर जी तो पहले भी महान थे, पर अब तो राहुल के साथ और भी चमक उठे हैं। धीरे धीरे वह आदमी जिसने मास्टर जी के साथ बुरा किया था, उसने पुलिस की पूछताछ में सब कुछ उगल दिया और कोर्ट केस शुरू हो गया था। गांव वाले इकट्ठा होकर खड़े हो गए कि स्कूल की ज़मीन बचानी है। राहुल भी हर तारीख पर कोर्ट जाता और जब भी मास्टर जी थक जाते, उनके कंधे पर हाथ रखकर कहता, पिताजी, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं हूँ आपके साथ हमेशा। कई महीनों की लड़ाई के बाद आखिरकार फैसला आया और स्कूल की ज़मीन गांव के नाम कर दी गई। मास्टर जी की आंखों में चमक थी। राहुल ने उन्हें गले से लगा लिया और बोला, पिताजी, आपका सपना कोई नहीं छीन सकता। उस दिन गांव में पहली बार इतना जश्न मनाया गया, जैसे दशकों की रात खत्म होकर नई सुबह आ गई हो। मास्टर जी स्कूल की प्रार्थना सभा में खड़े हुए और बोले, मेरे बच्चों, याद रखना, ज़िंदगी में कोई भी सफलता इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके लिए अपनों को खो दिया जाए, और कोई भी असफलता इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके लिए अपनों का साथ छोड़ दिया जाए। राहुल थोड़ी दूरी पर खड़ा सुन रहा था और उसकी आंखें नम थीं। उसने महसूस किया कि पिताजी की हर बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थी, बल्कि उसके दिल में उतारने के लिए थी। रात को घर लौटकर मास्टर जी ने उसे कहा, राहुल, वादा कर मुझसे कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी व्यस्त हो जाए, तू कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। राहुल ने उनका हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं आपकी उम्र बनूंगा और आप मेरा बचपन। और इसी तरह घर में एक नई शांति उतर आई, जैसे वर्षों बाद पिता और बेटे की अधूरी कहानी को अपनी मंजिल मिल गई हो। और गांव की हवा में रोज़ सुबह एक नई दुआ तैरती,
कि ऐसे रिश्ते कभी टूटे नहीं, बस समय के साथ और गहरे होते जाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।